अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसको तीसरी लहर कहा जा रहा है, वो जारी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। अब ये कोरोना को बड़ा संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। एहतियात करें, जो गाइडलाइंस हैं जो NCOC की तरफ से जारी हुई हैं उस पर अमल करें। गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाएं, गैदरिंग्स में ना जाएं, और जो इंडोर गैदरिंग्स हैं वो ना करें। मास्क पहने, सैनिटाइज़ भी करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 दिन कबल कोरोना की वैक्सीन भी लगाई थी, लेकिन जो दवाई है उसका असर होने में कुछ टाइम लगता है। तो ये चीज़ ज़रा समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीन लगाना हर किसी के लिए ज़रूरी है, ख़ासकर जिसकी उम्र ज़्यादा है उसके लिए। तो ये ही एक वाहिद एक तरह से कह लें कि बचत का ज़रिया है। कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, अब उसकी जो शरह है, अब इस्लामाबाद में 1-2 दिन कबल हाईएस्ट एवर थी, अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। दूसरी जानिब एक बड़ी खबर आई है, मोटरवे रेप केस के जो मुलजमान थे, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने दोनों को सज़ाए मौत दे दी है। इंसाफ हो रहा है, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। और जिस तरह के कभी फेल में मुलविस लोग हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचना इंतहाई ज़रूरी था, और जो इस सिमत में अब डायरेक्शन में मूवमेंट भी आ गई है। सियासत भी जारी है, आज भी मुलाकातें हुई। हमने देखा कि हमज़ा शहबाज अपने वालिद से मिलने के लिए कोट लखपत जेल गए। मौलाना फजल रहमान भी लाहौर में, मरीम नवाज़ से भी मुलाकात और बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी जारी हैं। आज के इनसाइट पे तमाम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म सवाती साहब। उनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे कि वफाक की सियासत, PTI की सियासत के हवाले से, फिर एक मईशत, इकॉनमी हमारे लिए इंतहाई अहम है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए अकील करीम बेडी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। और आखिर में जो मोटरवे रेप केस के मुलजमान को सज़ाए मौत हुई है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे आज़म सवाती साहब से। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर आज़म सवाती साहब, सीनियर सियासतदान हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सवाती साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम जी। स्वाति साहब, आज एक ख़बर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी आई कि कोविड का वो शिकार हो गए हैं। अब ज़ाहिर बात है उनकी हम दुआगो हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन एक बड़ा मिसकंसेप्शन भी फैल रहा है। मैं चाह रहा हूँ आप भी उसको क्लैरिफाई कर दें कि वैक्सीनेशन का अभी असर होने में टाइम लगता है। कि प्राइम मिनिस्टर की जो विजुअल्स आए थे, वीडियो आई थी, और प्राइम मिनिस्टर तो बड़े हाई स्पिरिट्स में है अभी। तो इस हवाले से मैं चाह रहा था कि कुछ बात आप कर लें। बिल्कुल सर, खुदा ताला का फजल है, वो एक ज़बरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं। सेहत उनकी माशाल्लाह फर्स्ट क्लास बेहतर है। ये कोविड ज़ाहिर है ये एक दुनिया में ये बात कर चुकी है, और एहतियात तो काफ़ी करते हैं, लेकिन ये है कि लोगों के साथ मिलना जुलना और एक्सपोजर जो है इतना ज़्यादा है कि आप समझते हैं कि उस हजूम के अंदर या बातचीत के अंदर जो है उस तरीके से अपने आप को सिक्योर नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह ताला हाई स्पिरिट के अंदर हैं, कोई मामूली से सिम्टम हैं। और मैंने भी आज जो है जाके ये वैक्सीन जो है ये लगाई है, मेरा पहला डोज है। और मुझे बताया कि 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद जो फिर दूसरा डोज लगाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ खुदा सारी दुनिया के लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे घर में जो है सब दवा हम कर रहे हैं, सारे हमारे दोस्त दुआ कर रहे हैं। और फिर लोगों से भी अपील है कि दवाई और जो वैक्सीनेशन है ज़रूर करवाएं, क्योंकि यही इससे बचाव के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसका असर होने में भी टाइम लगता है। अब स्वाति साहब कुछ आ जाते हैं, कुछ तब्दीली की बातें हो रही हैं। ये एक मिनट इस पर मैं 1 मिनट बता दूं, मैं अपना तजुर्बा तो कम से कम बता दूं कि ना इंजेक्शन लगाने वक्त जो है दर्द होता है। हालांकि फ्लू का इंजेक्शन आप लगाएं तो बड़ा सख्त इंजेक्शन होता है, इसमें पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से जो है इंजेक्शन लगाया। बल्कि मैं तो पूछा था उससे कि भाई इंजेक्शन लग गया, उन्होंने कहा मैंने पेट में लगाया। तो मैं समझता हूँ, इनकरेज करता हूँ आपके इस प्रोग्राम के जरिए से कि जो भी 70 ईयर से ज़्यादा के हैं वो तो फौरी तौर पे अपने करीबी अस्पताल को जाएं, और अगर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है तो बगैर इस इंतज़ार के कि उसकी तरफ से जो है कोई जवाब आएगा, बस खाली रजिस्ट्रेशन आपकी ज़रूरी है। आप जाएँ वहाँ पे, आपको इंशाल्लाह ताला जो है बड़ी अच्छी फिजा के अंदर जो है इंजेक्शन लगेगा। मैं किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं गया हूँ, मैं आज पेम्स में गया हूँ। उससे पहले मैंने 10-15 मिनट पहले कॉल किया, वहाँ गया, वो तैयार थे और वैक्सीन लगा के मैं वापस घर पे आ गया। नहीं जी, और मैं खुद पर्सनली इसका वाउच कर सकता हूँ। मैं भी अपनी वालदा को और अपनी नानी माँ को भी लेकर गया हूँ। इंतजामात बिल्कुल अप टू द मार्क है, और ये इस पर हार्डली 10-15 मिनट लगते हैं, और लाजमी करवानी चाहिए। स्वाति साहब, कमिंग बैक, अब पॉलिटिक्स, जारी बात है आप मौजूद हैं तो बात तो करनी पड़ेगी। पहले तो सेनेट में जिस तरह आप मेरे प्रोग्राम में आए थे, आपने कहा था कि हम डिलीवर करेंगे और KP में ज़्यादा डिलीवर करेंगे, तो वो तो फिर आपने डिलीवर कर ही दिया। और ज़ाहिर बात है एक सेटबैक आपको हुआ कौमी असम्बली में, हफीज़ शेख जो हार गए। लेकिन जो सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन में
आप लोगों ने क्या बदला लिया था? नहीं सर, बदला तो नहीं लिया था। देखें, बुनियादी बात तो ये है कि आप पहले पूछ तो लेते हैं, लेकिन फिर शाबाश देने के लिए या कांग्रेचुलेशन के लिए मुझे कॉल नहीं करते। पहले तो मैं ये गिला कर रहा हूँ। मैंने आपको बहुत पहले ये बताया था, क्योंकि केपीके जो है, मैं महमूद खान और एक दो परवेज खट्टक इस तरह 2-3 आदमी जो है उसको देख रहे थे। मैं 3 रात जो है वहाँ पे रहा। हमने सिस्टम ये ऐसा बना के इंशाल्लाह ताला उसको किया कि अपने वोटर्स को सिक्योर किया और उससे बड़ा अच्छा रिजल्ट बना। यही हाल हमारा सेनेट के इलेक्शन का था कि हर दोस्त को हम मिले, उससे बातचीत की और ये बावर कराया कि ये कैरेक्टर का मसला है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है। तो अल्लाह ताला ने किया कि न सिर्फ हमें अपने वोट जो है सिक्योर करने में कामयाबी हुई, बल्कि जो 7 वोट जो थे वो गलत जगह पे उन्होंने मोहर लगाया, वो जान के उन्होंने गलत लगाया, इसलिए कि उन्होंने अपने वोट को जो है खराब करके ये अंदिया दे दिया कि उन्होंने पीपल पार्टी से जो है ये बदला लेना है। और बदला उन्होंने ले दिया। हमने क्या बदला लेना था सर? अच्छा। हम तो इस मुल्क के मुस्तकबिल की जो है फिक्र कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मुल्क जो है किस तरफ है। अगर ये चोर चक्के जिन्होंने इस मुल्क को जो है इस जहाने तक पहुंचाया है, अगर ये फिर सेनेट के अंदर आते हैं, नेशनल असेंबली में आते हैं या खुदा न खास्ता हुकूमत पे आते हैं, तो फिर इखलाकी कदर जो है कहाँ रह जाएगी इस मुल्क के लोगों को? जो आपके प्रोग्राम से ये बता रहा हूँ कि खुदा रहा जिसने मुल्क की चोरी की है, जिसने कोई जुल्म किया है, जिसने जो है इस सियासत को एक खिलवाड़ बनाया है, और वो तमाम बातें जो आपके और मेरे वालिदैन भी अपने ज़माने के अंदर सियासत को एक बड़ा एक अच्छा इखलाकी जो है एक मर्तबा समझते थे, उसको हमने सारा तबाह कर दिया है। मेरा ये ख्याल है कि इन लोगों के चेहरों के ऊपर जो है मकसद है कि एक लानत की निशानी होनी चाहिए मुल्क और कौम के लिए कि क्या हमारी रहनुमाई करेंगे, क्योंकि ये क्या चीज़ है मुल्क ना, की आने वाली बिल्कुल आप नस्लों ठीक को कह रहे हैं कि ये बताएंगे कि चीज़ों को बेटी की देखना तरह पड़ेगा, है। जो गलत है उसको हम निशानदेही भी करें और बाकी चीज़ें भी हो जाएं। लेकिन आज़म सवाती साहब, अब इसमें 2.5 साल आपकी हुकूमत को भी हो गए हैं। अब सिर्फ सारा पिछलों को तो नहीं कहा जा सकता, और ज़ाहिर बात है जब 5 साल आपके मुकम्मल हो गए, अगले 2.5 साल फिर अवाम भी आपकी कारकर्दगी और 5 साल के सवाल करेगी। तो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि जी हमें इकॉनमी बहुत बुरी मिली, लेकिन अब 2.5 साल हो गए, अब उस 2.5 साल का भी लोग पूछेंगे और 5 साल का भी। उसकी क्या तैयारी है? देखिए, लोगों को पूछने का हक हासिल है, इसलिए कि एक आम आदमी को इससे कोई गरज नहीं है कि हम इकानमी को ठीक कर रहे हैं। वो जीडीपी हमारी जो है किस शरह से मुनासिबत से जो है वो बढ़ रही है या नहीं, उसको बुनियादी बात ये है कि बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उसकी पूरी हों, महंगाई जो है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो और हम डिलीवर करें। खुदा ताला का शुक्र है, ये कोई इतना आसान, कहना बड़ा आसान है लेकिन करना इंतहाई मुश्किल है। सेनेट के अंदर हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वो तमाम रिफॉर्म का एजेंडा, मैं तो उस वक्त खुद जो है पार्लिमानी वजीर था, पार्लिमानी उमूर का वजीर था, तो तमाम एजेंडा जो है धरे का धरा रह गया। अब इंशाल्लाह ताला जैसे सेनेट का जो है इजलास पहला होगा, आप देखेंगे कि एक वार फुटिंग के ऊपर जो है ये सारा रिफॉर्म का, इसलिए कि बुनियादी तौर पर लोगों को जानने की जरूरत है कि अगर कानून जो है हमारे रिफॉर्म के एजेंडे से मुताबिकत नहीं रखता तो फिर हम कतन भी जो है कोई चेंज नहीं लेके आ सकते। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं मेरा ये ख्याल है कि होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई। मुझे यकीन है कि इस 2.5 साल के अंदर जो है इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीट करेंगे, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता कि आने वाले वक्त में हम जीतेंगे। यही चोर चक्के जैसों का जो है सारे इस मुल्क की इकानमी को, मुल्क को तबाह करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, फिर जो है उनकी बारी आएगी। इसलिए बेहतर है कि हम अपने आप को 2.5 साल के अंदर डिलीवरी की तरफ लेके जाएं। और यही असल चैलेंज है। अच्छा सवाती साहब, जो आपने बात की तब्दीली की, और जो वज़ीर आज़म ने भी इंदिया दिया है कि वजारतों में भी तब्दीली होगी, अब इसमें आप भी एक तरह से मास्टर हो गए हैं कि शुरू आपने पार्लिमानी अमूर से किया, फिर नारकोटिक्स के भी वजीर रहे, अब रेलवे की आपके पास भारी जिम्मेदारी है। तो क्या वाकई कैबिनेट में कोई बड़े पैमाने पर तब्दीली होगी या 1-2 लोग आगे पीछे होंगे? क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, आपने एक वजारत जो है छोड़ दी, साइंस और टेक्नोलॉजी की। जी जी हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। जी जी। बुनियादी बात यह है, देखें हमने एक अपना अपने आप को एफिशिएंट दिखाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है कुछ 5-6 महीने पहले। हमें अपनी परफॉर्मेंस जो है बेहतर करनी पड़ेगी। मैं पहले सबसे पहले अपने आप को कहता हूँ, उसके बाद फिर अपने कलीग्स को कहता हूँ। अगर आप अपने अंदर जो है वो तब्दीली नहीं लेके आ सकते और आम आदमी जो है ये नहीं देख सकते, मैं मिसाल दूंगा,
कि अगर मैं रेलवे के अंदर, जिसमें 3 महीने हुए हैं, अगर आइंदा इस 2 साल के अंदर में तब्दीली नहीं ला सकता, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं अपने मुल्क को और इमरान खान को रिप्रेजेंट कर सकूं। मेरा ये ख्याल है कि मैं भी बाकी जो फेल लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को फेल किया है, मैं भी उनके सफ में शामिल हूँगा। इसलिए बाकायदा तौर पे मैं आपको आपके इस प्रोग्राम के जरिए जो एक तारीख एक 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 तारीख ज़ब्त करने के लिए आप जा रहे हैं, कि तारीख मुरतब करने के लिए आप जा रहे हैं इस अपने प्रोग्राम के जरिए, कि अगर मैं रेलवे में सूदमंद आवाम के लिए इसके नुकसानात को कम न कर सका, मैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा सका, और एक आम आदमी की जिंदगी में जब वो ट्रेवल करता है मैं बेहतरी नहीं दे सका, तो मुझे इमरान खान की हुकूमत को, PTI को, उसकी तर्जुमान की हैसियत से कतन कोई हक नहीं है, और मुझे ये रद्द करना चाहिए। बड़ी बात की है, और ये हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी ये बात करें, और जाहिर बात है उस पर मेहनत भी करेंगे, आप डिलीवर भी करेंगे। स्वाति साहब, वी विश यू ऑल द बेस्ट रेलवेज़ के लिए भी। लेकिन एक बहुत बड़ा जो सवाल उठता है वो 2 सूबों पे आपकी हुकूमत है, आपके वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में, और KP में महमूद खान। दोनों को हदफ़ तनकीद बनाया जाता है, चाहे हकीकत हो या ना हो, लेकिन एक जनरल परसेप्शन है कि ये दोनों गलत चॉइसेस हैं प्राइम मिनिस्टर की, और डिलीवर नहीं किया, और 2.5 साल में कोई कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आ रही। अब महमूद खान, क्योंकि आपका भी ताल्लुक KP से है, अब इलेक्शन में भी बड़ा क्लोजली आपने उनके साथ काम किया, तो ये बातें तो आप लोग भी तो करते होंगे ना कि इसको या काम बेहतर करें, परसेप्शन बेहतर हो, या इनको रिप्लेस करें। इस पर क्यों नहीं काम हो रहा कोई? सर, मैं तो किसी की तनकीद करने की बजाय अपनी असेसमेंट जो है लोगों के सामने आपके प्रोग्राम के जरिए पहुंचाना चाहता हूं, कि मुझे कतन भी हुक्मरानी का हक हासिल नहीं है, इमरान खान की टीम का कतन मुझे हक हासिल नहीं है कि अगर रेलवे में एक बुनियादी तब्दीलियां जो है वो न लेके आ सकूं कम से कम इस 2.5 साल के अंदर। मैंने तो अपने आप को 6 महीने और बताया कि 3 महीने गुजर गए, 6 महीने के अंदर लोगों को वाज़ेह तब्दीली खुदा के फजल से नजर आएगी, और मैं उस तरफ चल पड़ा हूँ। ये कहने की बात नहीं है या तारीफ करने की बात नहीं है। इसी तरीके से मैं जिन सूबों के वज़राए आला की आपने बात की, जो बाकी वज़रा की बात की, सारे मेरे कोलीग हैं, मुझसे बेहतर काम करते हैं, लेकिन बात वही आपकी है और लोगों की है कि अगर बुनियादी तब्दीलियां, हमें वाज़ेह तब्दीलियां, मुनफरद तब्दीलियां, दूसरों से बिल्कुल एक नयारी तब्दीली जो है अगर नहीं लेके आएंगे, तो हमने इमरान खान की टीम में रहकर अवाम का हक और इमरान खान की वफादारी का हक जो अदा नहीं किया, हमें मुकम्मल तौर पर अवाम के अंदर जो है रद्द करने की जरूरत है। देखिए स्वाति साहब, बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो आपने जो अभी आपके दावे ही हैं ना, क्योंकि अभी कोई डिलीवरी तो नहीं हुई, इससे पहले जो वफाकी वजीर थे रेलवे के, उन्होंने भी बहुत बुलंद बांग दावे किए थे, तो उसका कोई समरात हमें मिल रहे हैं, कोई असर हो रहा है? आपने भी अब देख लिया है, कुछ आपको भी टाइम हो गया है, तो कुछ बेहतर हुआ? जो एक्स्ट्रा हमने ट्रेनें चलाई थी, जो हमने पूरे सिस्टम को प्रेशराइज किया था, उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है? सर, बुनियादी बात है कि मैं अपने मुंह में मिठू नहीं हो सकता ना जी। कोई आदमी भी अपने मुतालिक जो है कुछ भी कह सकता है। ये आपका फर्ज है कि देखें मैंने 90 दिन के अंदर जो है क्या किया है। रेलवे के लोगों से मिले, आम लोगों से मिले। अगर आपको एक वाज़ेह तब्दीली जो है नजर आ रही है और आइंदा 6 महीने के अंदर जो है आएगी, बहुत सारे एंड के ऊपर जो है मैं खुदा के फजल से स्वाति साहब, अपने आपको कुछ टाइम तो दे दें। आप तो सिर्फ 3 महीने 6 महीने की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल है, आप अपने लिए टेस्ट बना रहे हैं। सर, मुश्किल नहीं है अगर आपकी इंटेंट हो, खुदा ताला की जो है आप पर नजर करम हो, तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर जो बुनियादी तब्दीली है, आइंदा 6 महीने के अंदर आपको वादे नजर आ जाएगी। मैं 2 साल 2.5 साल की बात नहीं करता। चलो, और ये तो 6 महीने भी गुजर ही जाएंगे, हम देखेंगे। अच्छा, एक जो डिसीजन एक आया था फ्रेट ट्रेन का, जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं, पहले एक वजीर थे जो बहुत पुराने थे, उन पे इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जानबूझकर जो ट्रक माफिया है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए, फ़रोग देने के लिए, रेलवे का जो ये माल बरदारी का सिस्टम था उसको जानबूझ के डाउन किया गया। वो भी वजीर रेलवे थे और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक था, तो उसमें क्या कोई हकीकत थी? आपने देखा है कोई सिस्टमेटिकली कोई कम हुआ? क्योंकि माल बरदारी जो फ्रेट है, ये बड़ा पोर्शन था पहले एक हमारे रेलवे का। कोई इसमें शक की बात नहीं है सर। जिसने भी रेलवे को खिलवाड़ बनाया और उसके ऊपर जो है सियासत की, मैं उसके लिए तो बददुआई कर सकता हूँ, इसके अलावा क्या कर सकता हूँ। और लोगों का फर्ज है कि कम से कम उससे इंतकाम नहीं, जिसने भी किया। लेकिन फ्रेट आपका एक इंसानी, जिस तरह रगों में खून की जरूरत होती है, इस तरह फ्रेट भी आपकी रेलवे के लिए जरूरी है।
इस वक्त ये 3 महीने मैंने अगर पूरा काम किया है तो मैंने प्रॉपर्टी एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर किया है, और सबसे ज्यादा काम जो है मैंने फ्रेट पे किया है, और उसका असरात इंशाल्लाह ताला आपको महीना 1.5 महीना तक जो है बिल्कुल वाजे नजर आ जाएंगे। मैं पहले तो मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि ये तो इतना टेक्निकल काम है कि इसको हैंडल करना, और फिर बिलियन बिलियन का फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तो मैंने जिस तरीके से एक बिजनेस मॉडल जो है बनाया, उसके लिए अपने नुकसानात को कम करने के लिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए मेरा इस वक्त पूरे का पूरा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेट पे है। अगर फ्रेट के ऊपर जो है मेरा काबू आ गया, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैं पैसेंजर ट्रेन पे जाऊंगा। अभी तक आप यकीन करेंगे मुझे कोई पता नहीं पैसेंजर ट्रेन के अंदर जो है क्या हो रहा है, सिवाय इसके कि हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर सारा टिकटिंग का सारा जो है हम आउटसोर्स करेंगे, ताकि ये चोरी चकारी जो है हमेशा के लिए खत्म हो सके। और बाकी हम चाहते हैं ना कि ये भी करें कि जो वफाकी वज़ीर भी हैं और तमाम वज़ीर आज़म जब ट्रैवल करें तो रेल के ज़रिए करें। वो दिन भी हम देखें कि लोगों के जो प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो रेल बने, और हमारे यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन हैं, स्पीड ट्रेन हैं, ये आएँ। तो ये ख्वाब कितना दूर है? सारी दुनिया के अंदर ये ट्रेंड है सर कि लोग हवाई जहाज से कम सफर करते हैं और ट्रेन से ज्यादा करते हैं। जो बाइडन तो हमेशा 30 साल से जब आते रहे वाशिंगटन तो ट्रेन पे ही आते रहे। उनका भी बड़ा मशहूर है अमरीकी सदर का सारा ये वाकया। इसे हमने हमने ट्रेन को जो है जिस जिगर पे लेके गए हैं वो सिर्फ तबाह होनी थी। इंशाल्लाह ताला जो है मैं खुद भी ट्रेन में सफर करता हूँ। हाँ, कहीं जल्दी जाना हो तो फिर जहाज जो है वो लेके जाता हूँ, लेकिन ये है कि ट्रेन का सफर जो है आम लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि इंतहाई मुफीद है, सेफ है, और जब आप सफर करेंगे तो आपको यकीन होगा कि रेल का सफर जो है बाकी ट्रैवलिंग के जरिए, ट्रक के जरिए, बसेस के जरिए, वैगन के जरिए या अपनी पर्सनल गाड़ी से बेहतर जो है वो ट्रेन का सफर है। चलें जी, और विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ मौजूद थे वफाकी वज़ीर रेल सवाती साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू थी। और आखिर में जो उनका विजन है जो रेलवे के हवाले से, वो कह रहे हैं कि मुझे कम टाइम दे, 6 महीने। उन्होंने कहा है कि 6 महीने में आपको अगर वाज़ेह फ़र्क नज़र ना आए तो मुझे अकाउंटेबल करे। तो उनसे हम 6 महीने में रेलवे के हवाले से फिर भी बात करेंगे। और ये हमारा जो है आवाम को एक रिलीफ और सहूलत वाली बात है कि अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर ईज़ हो जाए उसमें बेहतरी हो सकती है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर मुमताज़ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डेडी हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ इकॉनमी की बात होगी। आफ्टर अ क्विक ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और अब हम बात करेंगे कुछ मईशत की, इकॉनमी की, और हमें ज्वाइन करेंगे मुमताज़ कारोबारी शख्सियत चेयरमैन इक्विटी ग्रुप अकील करीम डेडी साहब। अकील साहब से हम गुफ्तगू करेंगे कुछ मईशत की और कुछ स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है और आगे आने वाला वक्त। और जो हम लोगों ने देखा है कि स्टॉक मार्केट में बहुत मूवमेंट हो रही है कि एक दिन तेज़ी एक दिन मंदी, और रिकॉर्ड तेज़ी रिकॉर्ड मंदी, ये वजह क्या है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अकील भाई, हमारी जो इकॉनमी है, मईशत है, सबसे बड़ा चैलेंज कहा जाता है गवर्नमेंट के लिए। प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, इमरान खान की गवर्नमेंट है, उसके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज कह रहे हैं इकॉनमी, मईशत, महंगाई, और जो लोगों के जो मुश्किलात हैं वो भी इकॉनमी से रिलेटेड हैं। अब मैं पिछले जब से मैं हूँ देख रहा हूँ कि इकॉनमी तो हमारी हमेशा 1-2 साल बेहतर होती है, हमेशा मुश्किल में ही होती है। जो भी हुकूमत आती है पिछली हुकूमत को ब्लेम करती है। सूरत हाल है क्या? क्या आप जो कि हमेशा बड़े पॉजिटिव रहते हैं इकॉनमी के मुतालिक, अभी किस किस चीज़ पे आप पॉजिटिव हैं? देखें, जो सवाल आपने किया बिल्कुल ठीक है। इकनॉमी मुश्किल में थी, उससे हम निकल आए, अब बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब रहा कि महंगाई, तो महंगाई होने की वजह कोविड, इंटरनेशनल कमोडिटीज की प्राइस बढ़ी है, शिपमेंट डिले हो रही है, तो फ्रेट के रेट डबल हो गए, कमोडिटीज बढ़ी है, फ्रेट डबल हो गया। तो ये सारी चीजें हकीकत हैं और हमें उसके अंदर रह के बात करनी चाहिए। और ये एक्सीडेंटल है, ये जरूरी नहीं है प्राइस आगे भी सस्टेन कर रहेगी। आप ये देखें कि कराची में या पाकिस्तान में वीट की प्राइस पिछले दिनों 60 रुपए केजी पे चली गई, लेकिन यही वीट आज जब में क्रॉप आई तो 47 रुपीज गई। इसी तरह आप क्रूड ऑयल की प्राइस उठा के देख रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में $72 और ब्रेंट $74 पे था, आज ब्रेंट $62 पे आ गया है। तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, प्राइस अपनी जगह पे वापस आ रही हैं। और ये कोई महंगाई, कोई ये नहीं है कि आपको फौरन
ये फॉर द टाइम बीइंग है, एवर नहीं है। अब आप पिछले दिनों ये देखेंगे महंगाई के हवाले से बहुत सारी चीजों में बातें हो रही थी। जी अच्छा अकील भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और वो है आईएमएफ। अब आईएमएफ के प्रोग्राम में हमने जाना है और जो बिजली की कीमतों के बारे में जो बम गिर रहा है, अब बिजली की कीमतें बढ़ेंगी तो फिर तो सारी बात है, हर चीज बढ़ेगी, तो उसका फिर हम क्या तदारुक करें? देखिए, बिजली की कीमत जो बढ़ेगी उसकी वजह जो है आपके एग्रीमेंट है, वो कोई ये नहीं है जो आपने एग्रीमेंट किए हैं वो आपके ऊपर मुश्किलात ला रहे हैं। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि कैप्टिव पावर बंद करो, कम्युनिटी नाराज हो जाती है कि हम कैप्टिव पावर बंद करेंगे, हमको महंगी बिजली मिलेगी, हम वायबल नहीं होंगे। तो मसला हमारा अपना है, हमने इतनी बड़ी बिजली लगा ली है, इतने बड़े बड़े मुआहदे कर लिए हैं, अब हम अपनी डिमांड जनरेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी है। तो गवर्नमेंट ने पिछले दिनों यही कहा था कि आप बिजली गवर्नमेंट से खरीदें, क्योंकि हमारे पास सरप्लस बिजली है, और अगर गवर्नमेंट से बिजली खरीदी जाएगी तो जाहिर बात है कि उनको कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, और जब कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो डेफिनेट रेट भी नीचे आएंगे। ये रेट कोई इस वजह से नहीं बढ़ रहे कि आपके यहाँ फर्निश ऑयल महंगा हो गया है या एलएनजी महंगी हो गई है। ये रेट हमारे उन बदकिस्मत एग्रीमेंट की वजह से बढ़ रहे हैं, जो अवाम का तो कसूर ही नहीं है, और कसूर है तो उन लोगों का है कि जिनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में बिजली जनरेट हम कर तो रहे हैं, क्या इतनी डिमांड है या नहीं है। फिर आपकी बिजनेस कम्युनिटी सब ने कैप्टिव पावर लगाए हुए हैं। अगर वो कैप्टिव पावर गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कहा था हम बंद कर रहे हैं, अभी तक वो बंद नहीं हुए। मैं ये समझता हूं अगर ये बंद कर देते हैं तो डेफिनेट डिमांड आपके ग्रिड से जनरेट होगी। जब डिमांड जनरेट होगी तो कैपेसिटी पेमेंट का आपका मसला हल होगा, और जब मसला हल होगा तो बिजली के रेट बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। हम सब गवर्नमेंट के हाथ को मजबूत करें और लोगों को बताएं कि भाई बिजली की प्राइस एक्चुअल में बढ़ क्यों रही है। जो मैंने आपको वजह बताई एक्चुअल वजह ये है, और ये एक्सीडेंटल वजह है, उसको हमें ठीक करने की जरूरत है। ये अगर हम सब मिलकर गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, और जो बिजली लोग अपने घरों में गैस लेके बनाते हैं, अगर उसको हम बंद कर देते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि 25% बिजली यहाँ से सस्ती हो सकती है। सस्ती हो जाए तो जो आप महंगाई भी नहीं है, और इनके इंटरेस्ट रेट भी इंटरलिंक्ड हैं, जो आपका कहना है वो ये हाथ से जनरेट हुए हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब ये तो बिजली का तो फिर लॉन्ग टर्म है, यानी शॉर्ट टर्म में तो हमें अब पे करना पड़ेगा चीज़ें भी। यहाँ पीक सीजन आ रहा है, इस पर डिमांड वैसी बढ़ जाएगी, बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, जो आपने कहा ना कैपेसिटी पेमेंट, अब लोगों की डिमांड भी तो बढ़ेगी, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे गर्मी आएंगी डिमांड तो इंक्रीज होगी, तो उसमें भी एडजस्ट हो जाएगा। अब हमारा जो क्रिटिकल सेक्टर्स है जी, मैं एक मिनट बात बोलूं। आईएमएफ हमें क्यों कहता है कि बिजली की प्राइस बढ़ाओ? आईएमएफ ने आपको पैसे दिए, आईएमएफ को पैसे वापस भी चाहिए, और हम जिस खुशहाली की तरफ जा रहे हैं उसमें हम हमारी पोजीशन होनी चाहिए कि वापस देंगे। वो देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के एनर्जी का अगर ये कैपेसिटी पेमेंट करते हैं तो 1000 अरब नहीं तो 400-500 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा है। तो पाकिस्तान ये पूरा कैसे करेगा? 3000 अरब के डेफिसिट पे तो हम हर साल जाते हैं। तो ये 3000 का डेफिसिट अगर फिर बढ़ता है तो इसका मतलब हमारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। यानी अखिल साहब आपका ये है कि आईएमएफ जो पैसे दे रहा है तो आईएमएफ को अपने पैसे वापस भी चाहिए, और वो जब देखता है कि बिजली के सेक्टर में ही सारा पैसा डूब रहा है तो उनको भी अपनी वापसी का नहीं होता, इस वजह से मजबूर कर रहा है कि जी आप ये बढ़ाएं, ताकि वो जो गैप है जो आपने भी निशानदेही की वो बढ़ता ही जा रहा है, ताकि उससे कैपेसिटी पेमेंट किया जाए। अब यहाँ पे क्यों हमारी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए स्टेट बैंक का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी, जो कारोबारी तबका है वो कह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की मजीद ईजनिंग होनी चाहिए थी। अभी इस दफ़ा जो कल जो अनाउंसमेंट आई है वो शरह सूद 7% पे बरकरार रखने का फैसला हुआ है। अब तो वो दिन तो चले गए जब हॉट मनी में 13.5% पे थी, अब नीचे आ गई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मजीद नीचे आनी चाहिए। स्टेट बैंक कह है कि 7% पे उन्होंने बरकरार रखी। आपके क्या व्यूज हैं इस पे? देखिए, मैं तो आपको पता है वो बात करूंगा जो सही है। मैं अगर कह दूं कि अकील डेडी को इंटरेस्ट रेट सस्ता हो जाए और मैं धंधा करूं, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। हमें अपनी
करेंसी को भी देखना है, हमने अपने डेफिसिट को भी देखना है, हमने अपने रुपये को भी देखना है, हमने महंगाई को भी देखना है। और ये सारी चीजें देखने के बाद पिछले 20 साल का अगर मैं रिकॉर्ड उठा के देखता हूं तो आपकी करेंसी हर साल 5-6% एवरेज डिवैल्यू हो रही है। अब आप 6% की करेंसी डिवैल्यू के बाद अगर आप बोलो कि 7% इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती वाली बातें करेंगे हम अपने मुल्क के साथ ज्यादती करेंगे। इसका मतलब क्या हम ये चाहते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट रखें? ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारे लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हाँ, जिस दिन हमने टैक्स देना शुरू किया, जिस दिन हमने अपना डेफिसिट पे कंट्रोल कर लिया, इसके बाद ये बातें करने का हमारा राइट बनता है। आज हमें कोई राइट नहीं है कि आप ये कहें कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रखो, रुपये को ओवर वैल्यू कर दो, फिर आप जाके ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ा लो, फिर आप अपने रिजर्व को नीचे ले जाओ, आपके इंपोर्ट के बिल को बढ़ा लो। ये नहीं हो सकता। हकीकत पसंद बनना पड़ेगा, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा स्टेट बैंक गवर्नर के डिसीजन को कि उसने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके आपके एक्सपेंडिंग को कम किया, और फिर जब उस हालात बेहतरी की तरफ आए तो उसने इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके गया, साथ साथ इन्फ्लेशन के नंबर को देखते हुए। और इसी की वजह से आज आपका रुपये स्ट्रांग हो रहा है, इसी की वजह से आज आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं, इसी की वजह से आपकी एक्सपोर्ट में बेहतरी आना शुरू हो गई, इसी की वजह से आपका इंपोर्ट बिल नीचे आया। आज हम कम से कम इस कंडीशन में हैं कि हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, हमारे मुल्क में एक्सपेंशन हो रही है, और ये एक्सपेंशन होने के बाद हम यकीन से कह सकते हैं कि अगला साल हमारे एक्सपोर्ट के नंबर भी बहुत बढ़ जाएंगे। तो बात जो भी हमें करनी चाहिए हकीकत पसंद बन के करनी चाहिए। तो हम बात करते हुए ना देके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको तो हुकूमत को चाहिए कि आपको कोई ऑफर करे जिस बेहतर तरीके से, और जो हौसला देते हैं आप, ये तो बड़ा वो है, क्योंकि अवाम की हालत कुछ और है, जो बाकी लोग जो बात करते हैं कुछ और है। आप बड़ा पॉजिटिव और बड़ा हर चीज़ को ना वो बड़ा पॉजिटिव पेश कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए आपसे रब्ता करें, और ताकि इतना तो बेहतर दिफा हुकूमत नहीं करती अपना जितना आपने कर दिया स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ का, बाकियों का भी। तो ये यानी यू आर वेरी बुलिश ऑन द इकोनॉमी। इसकी वजह तो, अंदर की वजह तो बता दें। क्या वाकई हमें एक साल के बाद जब मैं आपसे इंटरव्यू करूंगा तो वाकई कुछ चीजें बेहतर होंगी, और क्या बेहतर होंगी? आपकी हमारी साल पहले बात हुई थी और यही बातें मैंने की थी। मैं आज आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान में कभी आपने सोचा था कि रुपये कभी रिवैल्यू होता है? 169 रुपीस डॉलर टच कर हाई पे गया था, 169.20। आज डॉलर है 155, 156, और अभी भी एक्सपोर्टर बोल रहे हैं उसको रोको। ये तो स्टेट बैंक अपनी बाइंग कर रहा है, तो ये डॉलर यहाँ खराब है, वरना ये 150 रुपए पे चला जाता। और 150 पे जाने के बाद आपके इंपोर्ट में भी आपको बेनिफिट मिलता, चीजें भी आपकी सस्ती होती। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने यकीन करें कि इतनी बड़ी रीपेमेंट के बाद इसको इतना जबरदस्त हैंडल किया है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर हम गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करते रहेंगे और ये देखें कि इसके बावजूद के गवर्नमेंट ने जीरो वैल्यू पे 500 अरब रुपए पेंशन के लिए दिए, कोविड की वजह से लोगों को तनख्वाहों के लिए जो लोन दिए गए वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में दिए गए। ये सब कुछ होने के बाद जीआईडीसी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। जीआईडीसी के पैसे जो गवर्नमेंट को यकमुश्त मिलने थे, 5 साल का गवर्नमेंट ने टाइम दे दिया। अगर ये टाइम गवर्नमेंट ना देती तो हो सकता है गवर्नमेंट को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता। मैं कहता हूँ कि इतने मुश्किल टाइम में गवर्नमेंट बिजनेस कम्युनिटी को बेहतर। अच्छा, अब अकील भाई, अब आ जाते हैं स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ता मैंने देखा है कि एक दिन ऊपर, एक दिन तेजी, एक दिन मंदी। ये क्यों इतना टपसी टवी ये स्टॉक मार्केट में हुआ है? उसकी वजह बताऊं। जब हम हकीकत पसंद नहीं बनेंगे, पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा था कि गवर्नर स्टेट बैंक ने स्ट्रेट अवे ये मॉनेटरी पॉलिसी देते हुए कहा था कि उस टाइम पे भी लोगों ने शोर मचाया था कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, और उन्होंने जब मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज दी थी तो साथ में कुछ कमेंट्स भी दिए थे, और उन्होंने कहा था कि ये जून और जुलाई तक हमारी मॉनेटरी पॉलिसी मुझे लगता नहीं है कि बढ़ेगी। अब पिछले दिनों जब अनाउंस हुई थी जो कल की मॉनेटरी पॉलिसी, उसके हवाले से हमारे बहुत सारे लोग हैं अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देने शुरू कर दिए कि 0.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहा है।
मैं ये समझता हूं कि 0% चांस था इंटरेस्ट रेट बढ़ने, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें मार्केट में इन्वेस्ट और इस तरह के कॉन्फिडेंस लेवल और नीचे से नीचे आया था। और कल आपने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रही और गवर्नर के जो स्टेटमेंट भी था वो बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में हम समझते हैं कि अब ग्रोथ के नंबर भी उन्होंने बेहतर दिख रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा था कि आईएमएफ जब कह रही थी कि पाकिस्तान की ग्रोथ शायद 1.5% से ज्यादा नहीं होगी, उन्हीं दिनों में आपने देखा था कि मूडी जो कि एक रेटिंग एजेंसी है क्यों नहीं आएगी, आपकी फर्टिलाइजर रिकॉर्ड सेल भी थी। हमारे लोग इन चीजों को भूलते क्यों हैं? मैं ये समझता हूं शुरू में लोगों ने वोट करवा दी गवर्नमेंट से भी, ये कह के शॉर्ट है। अब पता चला व्हीट की प्राइस बुरी तरह नीचे गिरी है और अब हर आदमी ये कह रहा है कि जो नंबर्स दिए गए थे हमारी व्हीट उससे 20% ज्यादा है। तो मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि हमारे मुल्क में हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, ये हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाता है नेगेटिव बातें करके। तो दुनिया में पॉजिटिव चीजें कम होती है लेकिन दिखाई ज्यादा जाती है। पाकिस्तान में ज्यादा पॉजिटिव दिखाई कम। जो पॉजिटिव चीज़ें उनको उजागर नहीं किया जाता नेगेटिव चीज़ों को, और प्लस जो नेगेटिव चीज़ और एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाता है उसकी वजह इसका इम्पैक्ट हो जाता है। अकील करीम बेड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ मौजूद थे मारूफ कारोबारी शख्सियत चेयरमैन AKT ग्रुप अकील करीम बेड़ी साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। 2-3 चीज़ों पर अकील करीम ने बड़ा क्लियरली अपना मौक़िफ़ भी दिया, बात भी की। ख़ासकर मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से उन्होंने कहा कि 7% इज़ इनफ। जो उन्होंने किया है स्टेट बैंक ने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि आपका जो आपके रुपी है वो भी ओवर द ईयर आप देखें तो 6-7% वो डिवैल्यू हो रहा है। तो उस हिसाब से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट तो नहीं मांगना चाहिए। बाकी स्टॉक मार्केट के हवाले से उन्होंने कहा कि लोग स्पेकुलेट करते हैं, चीज़ें जो होती हैं एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाता है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आती है। उन्होंने कहा कि अभी उनको इकॉनमी और मईशत में बड़ी जान नज़र आ रही है और आगे के लिए ही इज़ वेरी बुलिश एंड पॉजिटिव। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और अब इंसदाद दहशत गर्दी का जो फैसला है जिसमें दोनों मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत दी गई, सियालकोट मोटरवे जो केस था उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब बाजवा साहब, सीनियर कानूनदान है, साबिक सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम सर। बाजवा साहब, ये फैसला तो अब आ गया, जाहिर बात है जब ये चीज़ हुआ, इंसिडेंट हुआ, पूरी कौम की नज़र इस पर थी, बड़ा गम और गुस्सा भी था सब में। अब ये जो इंसाफ तो मिल गया लेकिन इतना टाइम क्यों लगा इस पे? सर एक तो गुजारिश ये करूंगा कि क्योंकि ये केस चल रहा था टेरिस्ट कोर्ट में, उसमें 7 दिन के अंदर फैसला होता है, कानून ये कहता है। लेकिन ये डिले जो हुआ है मैं समझता हूँ ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो होती हैं रिपोर्ट्स जो होती हैं वो सबमिट करते करते बड़ी देर लगती है। स्पेशली जो DNA रिपोर्ट होती है, दूसरी जो एक्सपर्ट रिपोर्ट्स होती हैं, क्योंकि ये सारा जो केस था ये मॉडर्न डिवाइसेस जिसे हम कहते हैं, वन आर्टिकल 64 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसका कानून शहादत का, जिसके तहत ये जो शहादतें होती हैं DNA टेस्ट हो या दूसरी जो कनेक्टेड शहादतें होती हैं उनको प्रूव करने के लिए फिर ये जो है लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स का सहारा लिया जाता है। उन रिपोर्ट्स को आते हुए ये देर लग जाती है जिसकी वजह से ये फिर डिले होता है। अच्छा, अब ये तो आपने बता दिया, जाहिर बात है जब मुजरिम को पकड़ने वाली बात थी, छापे हो रहे थे, जियो फेंसिंग हुई, जाहिर बात है पूरी कौम की इसमें तवज्जो थी और प्रेशर भी था क्योंकि इस पे छापे थे, पकड़ा नहीं जा रहा था मुलजिम, फिर पकड़ा गया बिलाखिर। तो लोगों का था कि फिलफोर, क्योंकि ये तो ओपन एंड शट केस था, सबका था, DNA भी मैच हो गए, पता भी चल गया, निशानदही भी हुई, पहचान भी लिया गया। तो सर अगर ये एक सिंपल केस में जो ओपन शट केस था इतना टाइम लग गया, तो बाकी केसेस में क्या होता होगा? नहीं देखिए, ये जो केस है इतना सिंपल केस नहीं था, क्योंकि रात के अंधेरे में वाकया हुआ और मुल्ज़िमान दौड़ गए और उसके बाद उनकी शिनाख्त और उनको गिरफ्तार करना, इसके लिए जो थी वो कनेक्टिंग एविडेंस को कलेक्ट करते करते भी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, सारी टीमें जितनी लगी हुई थी, उन्होंने जब ये सारी शहादतें कलेक्ट करके इस नतीजे पर पहुंचे कि असल मुल्ज़िमान यही 2 हैं,
तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा होता है बजाय इसके किसी बेगुनाह को सजा देने के, अगर इसी को अगर जो है अपना असल मुल्ज़मान को सजा दी जाए तो बेहतर होता है। और मैं समझता हूँ कि असल मुल्ज़मान आ गए थे, DNA रिपोर्ट्स भी आ गई और दूसरी कनेक्टेड फिंगरप्रिंट्स जो गाड़ी के ऊपर थे वो भी सारे के सारे ले लिए गए। और उसके बाद जो हुआ ये मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये सारे का सारा जो है मामला चालान सबमिट होने के बाद ये सारे के सारे जो है कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में अगर डिले हुआ है, डिले बेशक हो जाए लेकिन नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए कि ना हक ना हो। लेकिन इसमें देखिए, इस केस में हमने देखा, जिस तरह आपने भी निशानदेही की कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब आपके लिए आए रोज़ की आपकी रूटीन है, सब कुछ आपकी होता भी है, तो ये वाकई अब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है बाकी केसेस में, या ये कोई एक्सेप्शन थी? नहीं, अब तो मॉडर्न देखिए, जब जिस तरह हम तरक्की करते जा रहे हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद भी हमने बड़ी बड़ी तरक्की की है, लोगों को बड़ी अवेयरनेस आ रही है। मैं समझता हूँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमें फायदे हासिल करने चाहिए और उससे असल हकायक भी सामने आते हैं और असल मुल्ज़मान भी पकड़े जाते हैं। और इंसाफ में अगर थोड़ी सी ताखीर हो जाए तो उस पर बिल्कुल रिजर्वेशन तो पूरी कौम की है, मेरी भी है, क्योंकि एंटी टेररिज्म कोर्ट में जब चलान चला जाता है तो फिर 7 दिन के अंदर डे टू डे हियरिंग करके उसकी कार्रवाई होती है। लेकिन ये फिर आगे आ जाता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर के वो डिले क्यों करती है, गवाहान को जल्द क्यों नहीं पेश करती। समटाइम जो मुल्ज़मान के वकील होते हैं वो भी डिलेइंग टेक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, शायद सुलह हो जाए किसी स्टेज पे उनकी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मामला हुआ है सारे का सारा डिले का, ये नहीं होना चाहिए। इस पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, लोगों को जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। और स्पेशली इस तरह के केसेस जिससे टेरर क्रिएट होता हो सोसाइटी के अंदर, पूरे मुआशरे के अंदर, और बड़ा ये खौफनाक एक वाकया था। और मैं समझता हूँ कि एक इस पे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग टीमों ने जो वर्क किया, असल मुल्ज़मान को पकड़ा और ट्रेस किया और उसके बाद DNA टेस्ट भी मैच किए और उसके बाद अच्छी शहादतें कलेक्ट करके उन्होंने जो है जो इसको प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट में भेजा और कोर्ट ने फिर इसको डिसाइड किया। चले बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और ये फिर बड़ी खुशाइंद बात है कि जो केस है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया, जो सब लोगों की उम्मीद थी। और हम चाहेंगे कि यही जो बाकी ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, ख़वातीन की अस्मत दरी होती है, उधर भी यही चीज़ और यही स्पीड हमें नज़र आए और जो मुतल्लिका मुलज़िम है वो बच ना सके, कानून के शिकंजे में रहें। बहुत शुक्रिया। आफ्ताब बाजवा को कर रहे थे, साबिक़ सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। उनका भी कहना था कि थोड़ा सी ताख़ीर तो हुई है लेकिन सही मुलज़िम को होना चाहिए, पकड़ना चाहिए, उसमें कोई इबहम नहीं होना चाहिए। ये तो था आज का प्रोग्राम इनसाइट। कल मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।